अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है जजिस तानियाती के हवाले से। आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ उसका क्या हवाला है वो बयान करूँगा। और आदिल राजा के खिलाफ जो लंदन में बैठा है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है उसके गिर्द घेरा मज़ीद तंग हो रहा है, उसको मज़ीद फ़ाइन हुआ है, क्या सारा मामला है उस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा आज भी जारी है। आज भी कुछ ट्वीट्स इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से हुए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 9 रुकनी जो फायद ईसा साहब की सदारत में अजलास हुआ, जिसमें वजीर कानून, अटारनी जनरल, रिटायर्ड जज मंजूर मलिक साहब, या अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज भी शामिल थे इसमें। इनकी सरबराही में जजिस तानियाती के हवाले से आज इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजिस और एक कराची से जजिस का इंतखाब करना था। ये 3 पैनल थे टोटल। 3 जजिस को, 9 जजिस को 3-3 की कैटेगरी में चेंज किया गया। एक कैटेगरी में लाहौर हाई कोर्ट के शहजाद मलक शहजाद साहब थे जो लाहौर हाई कोर्ट भी है चीफ जस्टिस। शुजात अली खान साहब थे जो मोस्ट सीनियर हैं, और बाकर नकवी साहब, ये द फर्स्ट पैनल। और सेकंड पैनल में शाहिद बिलाल हसन साहब थे, आलिया नीलम और आबिद अजीज शेख थे। ये सीनियोरिटी वाइज ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सिंध हाई कोर्ट से अकील अब्बासी साहब थे, शफी सिद्दीकी साहब थे और नेमतुल्ला थे। अच्छा, अब इस इनमें से जो 3 जजेस हैं उनके नाम फाइनल हुए हैं। मलक शहजाद जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, इन्होंने मार्शल आर्ट चुकी हुई थी। और शाहिद बिलाल हसन साहब, और कराची से अकील अब्बासी साहब जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं। अच्छा, इन 2 नामों पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था। एक जनाब अकील अब्बासी साहब पे और एक शाहिद बिलाल हसन के नाम पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सब ने यूनानिमसली इनको अपॉइंट किया। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट के मलक शहजाद थे, इस नाम पे इख्तलाफ था, इस पे वोटिंग हुई। 5 जजेस ने इनके हक में दिया, 4 ने इनकी मुखालफत में दिया। जो 5 जज 5 वोट जो इनको मिले वो अटारनी जनरल का मिला, वजीर कानून का मिला, फायद ईसा का मिला और अमीनुद्दीन का मिला, और पाकिस्तान बार काउंसिल का इनको मिला वोट। और जो मुखालफत में गए वो रिटायर्ड मंजूर मलिक जज हैं उनका, या फरीदी का, मंसूर अली शाह का, मुनीब अख्तर का मुखालफत में मिला। अब मलक शहजाद साहब के नाम पर जो बहस हुई है उसका बहस का मकसद ये था कि मलक शहजाद साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को बड़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अब अगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मलक शहजाद साहब अगर अच्छे तरीके से चला रहे हैं तो इंतज़ामिया और मलक शहजाद के दरमियान जो इस वक्त रिफ्ट चल रही है, इवन वकुला की जितनी भी तंजीमें हैं वो उनसे खुश नहीं है। जो इन्होंने अदालतों को, सिविल अदालतों को कुछ को कन्वर्ट किया कोट लखपत में, मॉडल टाउन में, उसका एक मुतनाज़ा चला जिस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, मार कुटाई भी बहुत हुई। तो मलक शहजाद साहब को इसीलिए ये जो 4 जजेस हैं ये चाहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट में रहे ताकि मजीद तमाशे बने। हुकूमत इनसे जान छुड़ाना चाहती थी। अटारनी जनरल, वजीर कानून फायद ईसा ने और अमीनुद्दीन ने, पाकिस्तान बार कौंसल ने ये डिसाइड किया कि इनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, मलक शहजाद साहब को। तो ये एक ओनली इनके ऊपर इख्तलाफ हुआ है, बाकी किसी नाम पे इख्तलाफ नहीं हुआ। ये 2 नाम मैंने पहले ही अपने व्लॉग में बताए हुए थे। मेरा ख्याल था आलिया नीलम साहिबा को लेके आ जाएगा, एक औरत की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। लेकिन शाहिद बिलाल साहब का नाम भी फेवरेट में था, उनको उन्होंने इलेक्ट किया है। अब लाहौर हाई कोर्ट की फॉर्मेशन ये होगी कि शुजात अली खान जो इस वक्त मोस्ट सीनियर हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इनको ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनेंगे। और कराची में ये शफी सिद्दीकी साहब जो मोस्ट सीनियर हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये थी आज की फॉर्मेशन। और इस पर जो उनसा है वो सारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है। ये 3 नाम अब चले जाएंगे कैबिनेट के पास, उसके बाद अप्रूवल हो जाएगी और इनकी तानियाती हो जाएगी। तो ये मामला भी हल हो गया। इमरान खान साहब का एक केस जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उस पर जज जो उनसा वो चेंज से जवेद साहब जो उसके पहले
हियरिंग कर रहे थे, उनको डेपुटेशन पे भेज दिया गया, उनकी जगह अली वड़ैच साहब आ गए जज। अब अली वड़ैच साहब जैसे ही आए हैं तो पीटीआई के वकलान ने उन पर इतराज़ कर दिया। आज वो इतराज़ जमा करा दिया, आज हियरिंग नहीं हो सकी। तो अब देखना है कि अब अपर जो कोर्ट्स हैं उसका क्या डिसीजन लेती हैं। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये जो 190 मिलियन का जो केस था, इसमें अब डिले आ रहा है क्योंकि वो इतराज़ कर रहे हैं जज पे कि उन्होंने जज क्यों चेंज किया। आज की जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आदिल राजा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा मवाद, जो पाकिस्तान मुखालफ मवाद है वो बकता है लंदन में, उसके ख़िलाफ़ एक डेफेमेशन का केस किया था आईएसआई के जो लाहौर कोर कमांडर थे ब्रिगेडियर राशिद, गालबन ब्रिगेडियर राशिद नसीर थे जिन्होंने इनके खिलाफ ये डेफेमेशन का केस लंदन में किया था। अब ये केस एज ए दारा आईएसआई की तरफ से ये किया गया था कि क्योंकि जब लॉन्ग मार्च हो रहे थे, इमरान खान साहब सड़कों पे थे, तो आदिल राजा साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, जिसको फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने, आईएसआई ने, गवर्नमेंट ने ये समझा कि इसको अब जाके लंदन में इनके ऊपर सूट फाइल किया जाए डेफेमेशन का कि उन्होंने गलत इल्ज़ामात लगाए। वो केस वो जीत जाते हैं। अच्छा, ये इनिशियल स्टेज में 10,000 पाउंड उनको फाइन होता है। अभी ये केस मज़ीद आगे चलना है। 16 अप्रैल तक उनके पास टाइम था कि उन्होंने 10,000 देना है, जो कि आदिल राजा साहब ने नहीं दिया। पहले तो आदिल राजा साहब इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट करने की कोशिश करते रहे कि जो रिस्पोंडेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन करे, उसकी कोई इधर एग्जिस्टेंस ही नहीं की। और फिर जो इल्ज़ामात वो लगाते रहे उससे भी भागने की कोशिश की। बहरहाल ये बरतानिया के अदालतें हैं, ये पाकिस्तान की कोर्ट्स नहीं हैं, यहाँ पर आप बच नहीं सकते। तो बहरहाल वो ट्रैप हो गया, चूहा पकड़ा गया। अब उसको मज़ीद 3,000 पाउंड फाइन हुआ है कि उसने वो जुर्माना 10,000 पाउंड क्यों नहीं दिया। अब जो ये जब इसका एंड रिजल्ट आना ना, मुझे लगता है कि ये 1.5 लाख पाउंड तक इनको टोटल जुर्माना होगा, फिर लीगल फ़ी भी होती है। तो ये मामला बड़े गंभीर है। आदिल राजा साहब इधर बैठ के बकवास जो करते हैं, ये कहना आसान है, इसका वेट आप नहीं उठा सकते। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर आपको साबित करना पड़ता है। आपने अगर झूठ बोला है, किसी की पकड़ी उछाली है, तो आपको उसको फिर पे बैक करना पड़ता है, या आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। अब आदिल राजा जैसे जितने भी लोग हैं, ये उनके लिए एक समझ लें एक मॉडल है, एक स्पेसिमन है कि अब इसको सीरियसली रियासत देख रही है। और जो जो इंडिविजुअल्स मुल्क मुखालिफ काम कर रहे हैं, उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। और यही इसका हल है। पाकिस्तान में मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा, झूठ का खात्मा करना है, तो आपको भी बरतानिया जैसे कवानीन लाने पड़ेंगे, डेफेमेशन सूट। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, डेफेमेशन सूट का एक सिविल मैटर का एक उन्होंने कानून पास किया। लेकिन उसमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वही उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई कि ये आज़ादी राय पे एक कदम है। तब देखना ये है कि पाकिस्तान में ये इस कानून का क्या बनता है। बहरहाल जितनी भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनमें डेफेमेशन के बड़े सख्त कवानीन हैं। अगर आप किसी पे कीचड़ उछालेंगे और आप साबित नहीं कर सकते, झूठ बोलेंगे, तो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। आज की जो तीसरी खबर है, इमरान खान साहब का प्रोपेगेंडा कॉन्टीन्यूसली जारी है सोशल मीडिया पर। आज भी मैं इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल देख रहा था, जिस पे उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि जो मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है, वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत ने कल अदालत सुप्रीम कोर्ट में वो सारी डिटेल्स जमा करवा दी। आपने पिक्चर्स भी देखी, तस्वीरें भी देखी। इमरान खान साहब बज़िद्द हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल पे कह रहे हैं कि मैं डेथ सेल में हूँ, मुझे जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, नवाज शरीफ साहब को उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई थी, उनको मिलने की इजाज़त ज़्यादा थी। तो मैं रिकॉर्ड पे लाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो बाकायदा मॉनिटरिंग करते थे इमरान खान साहब। इसीलिए अमेरिका जाके भी वो नवाज शरीफ साहब को भूले नहीं थे। वहाँ पर भी ये कहते थे मैं वापस जाके नवाज शरीफ साहब का एसी उतरवाऊँगा और इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ ली। अगर इस तरह इन्होंने जेल में जाना, इस तरह तो हर कोई जेल में जाने के लिए तैयार है।
اور ملاقاتوں کی صرف ہفتے میں ایک دفعہ اجازت ہوتی تھی. فیملی ممبرز کوئی نہیں آتا تھا جس طرح آپ کی بہنیں آتی ہیں. نواز شریف صاحب کا فیملی گروپ کوئی نہیں آتا تھا ملنے کے لیے. مریم بی بی بھی جیل میں تھی, حمزہ بھی جیل میں تھا, شہباز شریف صاحب بھی جیل میں تھے, تو امیڈیٹ فیملی میں سے کوئی بھی نہیں آتا تھا. تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نواز شریف صاحب ہفتے میں ایک دفعہ پولیٹیکل 1 گھنٹے کی ہوتی تھی. اور نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ, اللہ تعالیٰ ان کے گریم رحمت کرے, کلثوم نواز صاحبہ, جب وہ بیمار تھیں, بستر مرگ پہ تھی, وہ جیلر سے باقاعدہ بیگ کرتے رہے کہ میری ان سے بات کروائی جائے. تو انہوں نے کہا جیل مینول کے مطابق آپ کو صرف 1 گھنٹہ لاؤ, اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. کوئی ہیومن رائٹس کی گراؤنڈز پہ بھی نہیں دی گئی, ہیومینٹی کی گراؤنڈز پہ نہیں دی گئی. آپ نے کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کیا جو مثال قائم کی ہو ایز اے لیڈر, ایز اے سمجھ لیں ایک ایز اے مسلمان آپ نے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہو کہ یار یہ ہمارے دین میں بھی اس چیز کی ممانت ہے, ہمیں سب کے ساتھ ایکویلٹی شو کرنی چاہیے. بہرحال یہ آپ کا ظرف تھا, آپ کا ظرف اتنا ہی تھا, آپ سے یہی توقع تھی, لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی فیور نہیں دی نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب کو جتنی معاف کیجیے گا, جتنی سختی آپ کر سکتے تھے آپ نے کی ہے, اور اسی کی سزا آج آپ کاٹ رہے ہیں. مفاقات عمل ہے. لیکن پھر بھی آج تک نواز شریف سے نے آپ کی فیسلٹیز کی بات نہیں کی, آپ کے اے سی کی بات نہیں کی. آپ کو جیل کا کھانا کھا رہے ہیں, اگر آپ جیل کا کھانا کھا رہے ہیں آپ کو اس کوالٹی کا مل رہا ہے تو کھا رہے ہیں نا آپ. ورنہ آپ آج انکار کر دیں کہ میں جیل کا کھانا نہیں کھاؤں گا, مجھے بنی گالا کا بنا کے میرے خان صاحب میں بھیجیں. آج آپ اعلان کر دیں. آج آپ نے جو فیسلٹیز, سائیکل آپ نے مانگی ہے, ڈیتھ سیل میں سائیکل آپ رکھ سکتے ہیں. ڈیتھ سیل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو سورج کی روشنی نہیں جاتی, وہاں پہ تو آپ پھر بھی نہیں سکتے, واک بھی نہیں کر سکتے. تو آپ مزید مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج آپ کو 1 سال کے بعد جب گورنمنٹ نے آپ کی فیسلٹیز شو کر دی ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے جو اہل یوتھ ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی امت مسلمہ کا اتنا بڑا لیڈر ہے, اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور جو فیسلٹیز آپ کو دی گئی ہیں یہ عام قیدیوں کو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. آپ چیک کر لیں. عدالت کو چاہیے کہ اس پہ واقعی کوئی جوڈیشری کی طرف سے کوئی جانا چاہیے, آفیسر جو جا کے چیک کرے اور بغیر بتائے جائے کراس چیک کرے جو فیسلٹیز حکومت نے کلیم کی ہیں کیا واقعی وہ دی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کیا نواز شریف سے زیادہ ہو رہی ہیں؟ وکیلوں سے علیحدہ ملاقاتیں آپ کی, بہنوں سے آپ کی علیحدہ ملاقاتیں ہیں, بشرا بی بی سے علیحدہ ملاقاتیں ہیں, پولیٹیکل لیڈر سے علیحدہ ہے, علی مین گنڈا پور سے علیحدہ ملاقات ہوتی ہے, گور خان سے علیحدہ ملاقات ہوتی ہے. نیب کے حوالے سے جو آپ کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنا ایک کوئی سالڈ گراؤنڈ پیش کریں کہ اس کیس کو ختم کیا جائے, آپ نے اس پہ بھی سیاست کی. اس کیس سے آپ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بینیفیشری اب نواز شریف صاحب تو ہے ہی نہیں. نواز شریف صاحب کو تو کیس ہی ختم ہو گئے ہیں. جتنے بھی کیس آپ نے جھوٹے بنائے تھے, آج آپ کو نیب لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائز کرتی ہے, تو وہ جو جوید اقبال تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اس کی ویڈیو کس کے پاس تھی؟ اس نے آپ نے 3 سال اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا یا نہیں کیا؟ کون سا پی ایم ایل این کا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں رہا؟ تو آج آپ رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ مفاقاتی عمل ہے عمران خان صاحب, یہ اور آپ کے سپورٹرز کو بھی سوچنا چاہیے. مفاقاتی عمل ہے, جو آپ نے بویا تھا وہی کاٹنا ہے. اور یہی اس دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو آپ غلط کام اس دنیا میں کریں گے وہ اس دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے. بہرحال آپ کی پکڑ ہو گئی ہے, ریاست آپ کو نہیں چھوڑے گی تب تک جب تک آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا. آپ کے اندر ابھی بھی ایروگنس ہے, آپ کے اندر ابھی بھی انا ہے, اور لوگ جیلوں میں جا کے بدل جاتے ہیں, ان کے رویے بدل جاتے ہیں اور ان کے سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب باہر آ کے ہم پازیٹیولی رہیں گے, جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگتے ہیں. آپ تو مزید خراب ہو رہے ہیں عمران خان صاحب, آپ کے بدلنے کی کوئی چانس نہیں ہے, اور ریاست بھی چانس نہیں لے گی اس دفعہ ریاست چانس نہیں لے گی. آپ جیل کے اندر ہی رہیں گے اور سڑیں گے. بہت شکریہ.